Assalamu alaikum. My name is Muqaddas Jabbar, and today the topic of my discussion is system unit and its components. Outline introduction to the system unit, उसके components के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, एक्सपेंशन स्लॉट एंड अडॉप्टर कार्ड्स हैं, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स हैं, बसेस हैं, बेस हैं, पावर सप्लाई, एंड लास्ट में हम इसकी एक छोटी सी समरी को देखेंगे। सिस्टम यूनिट बेसिकली है क्या? जब हमारे पास कोई भी पीसी है, उस पीसी में कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, माउस है, और उसके अलावा एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, जिसके अंदर तमाम मटेरियल मौजूद होता है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं जो कंप्यूटर को डाटा प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं। इसका जो केस होता है उसको कैसेस कहते हैं, इसको हम टावर भी कहते हैं। ये किसका मिल के बना होता है? ये मोस्टली प्लास्टिक का मिल के बना होता है या समटाइम्स स्टील का मिल के बना होता है। इस क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं जो इसके अंदर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि किस जो कंप्यूटर है उसका क्या यूजेज है। यहाँ कुछ टाइप्स शो हो रही हैं नेक्स्ट आपको, जिसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम यूनिट शो किए गए हैं। नॉर्मल जो सिस्टम यूनिट होता है वो टावर की तरह होता है, एक डिस्क लाइक होता है। फिर जो लैपटॉप्स हैं उनकी बेस जो है वो भी सिस्टम यूनिट होती है। कैमरा जो हैं उनके ऊपर सिस्टम यूनिट होता है। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर कोई ना कोई वर्किंग सिस्टम होता है जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। सेल फोन देख लेते हैं, उसका कीपैड के बैक साइड पे होता है। फिर गेमिंग सिस्टम यूनिट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पैड्स के सिस्टम यूनिट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो सिस्टम यूनिट के मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास सीडी या डीवीडी ड्राइव्स आती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आती हैं जो बेसिकली केसिंग है, जो आउटर कवरिंग होती है। फिर पावर सप्लाई है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है सारे सिस्टम को, जो सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है रैम, रोम जो मेमोरी में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वीडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड जो अडॉप्टर कार्ड्स हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द मदरबोर्ड। तो जो इसका मेजर कंपोनेंट है या जो बेसिक सबसे मेजर कंपोनेंट आता है वो हम मदरबोर्ड कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला और मेजर कंपोनेंट जो है वो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसके सिस्टम यूनिट का, जिसके ऊपर बाकी तमाम कंपोनेंट अटैच होते हैं, और वो बैटरी होते हैं और बिल्ट इन भी होते हैं। ये मिलके बना होता है इंटीग्रेटेड सर्किट से। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं वो ऐसे सर्किट्स होते हैं जो बहुत माइनर लेवल पे होते हैं, बहुत छोटे या माइक्रो लेवल के होते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट रजिस्टर ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। या हम कहते हैं जो आपने पढ़ा होगा जो चिप्स होती हैं सिलिकॉन चिप्स, ठीक है, वो उससे मिलके जो सर्किट्स होते हैं उनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। बाकी ये है कि इस मदरबोर्ड पे डिफरेंट जो है चीज़ें अटैच हो सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि अगर मदरबोर्ड को और कोई सिस्टम अटैच करने की ज़रूरत पड़े और यूनिट्स को अटैच करने की ज़रूरत पड़े और वो उसकी स्लॉट सिस्टम यूनिट में मौजूद ना हो, तो वो हम उसके लिए डॉटर बोर्ड भी यूज़ करते हैं। ये आ गया मदरबोर्ड का जो एक स्ट्रक्चर है वो। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो स्लॉट्स हैं फॉर अडॉप्टर कार्ड्स। इसके अलावा रैम एंड रोम के बारे में है। जो स्लॉट्स फॉर मेमोरी मॉड्यूल है, इसमें जो है वो रैम अटैच होता है। फिर हमारे पास स्लॉट फॉर प्रोसेसर चिप है जिसके अंदर प्रोसेसर अटैच होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे सेल फोन के बैक साइड पे सिम अटैच होती थी जो पुराने सेल फोन आते थे नोकिया के लास्ट। पूरा जो है वो मदरबोर्ड है। इसमें जो भी बड़ी आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वर्टिकल चीज़ें, वो ट्रांजिस्टर और ट्रांसफॉर्मर्स हैं। प्रोसेसर जो सेकंड मेजर कंपोनेंट है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है। बेसिकली जो भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उसकी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कौन देता है? प्रोसेसर देता है। इसके अंदर कंप्यूटर की पावर होती है, मैनेज करता है सारे कंप्यूटर के ऑपरेटर्स, और ये ऐसा ही है जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर आ जाते हैं। प्रोसेसर का जो मेजर पार्ट होता है दैट इज़ द कोर।
अब कोर भी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। डुअल कोर आएगा तो उसके अंदर 2 कोर होंगे। 2 कोर का मतलब ये है कि 2 जो है कोर पार्ट जो है अटैच हुए होंगे एक ही प्रोसेसर के अंदर, अलग-अलग 2 प्रोसेसर नहीं मौजूद होंगे। वो जो ये जो डुअल कोर है उसमें एग्जांपल आ जाती है कोर i3 की। फिर आ जाता है क्वाड कोर जिसके अंदर 4 कोर्स होते हैं, यानी 4 कोर जो है वो एक-दूसरे के साथ अटैच होते हैं प्रोसेसर के अंदर ही। यानी सीपीयू के अंदर 4 कोर अटैच होंगे और इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है i5 और i7 की। मतलब कोर i5 और i7 जो होते हैं वो क्वाड कोर होते हैं। बेसिकली इसमें हर कोर जो है वो थोड़ा-थोड़ा वर्क परफॉर्म करता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या होता है बेसिकली वो कैसे वर्कआउट करता है। हमने कहा कि जितने जो प्रोसेसर है जितने भी फंक्शन हैं कंप्यूटर के वो सारे परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है बेसिकली इसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। जो कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रजिस्टर्स को भी डिस्कस करते हैं। कंट्रोल यूनिट जो होता है बेसिकली वो डायरेक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट ऑपरेशन और कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, रीजनिंग और लॉजिक के क्वेश्चन को रिलेट करता है। अब ड्यूरिंग दिस यानी कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक के दरमियान ड्यूरिंग प्रोसेस जो थोड़ी देर के लिए जो होल्ड डाटा होल्ड करता है वो रजिस्टर के अंदर होता है। मीन टू से कि जब हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आई प्रोसेसर के पास और उसने उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन करना शुरू किया या उसके ऊपर लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट की, एट दैट टाइम जो इंस्ट्रक्शन है थोड़ी टाइम के लिए जहाँ पे स्टोर होंगी वो रजिस्टर में स्टोर होंगी। यहाँ पे अगेन आपको प्रोसेसर का थोड़ा सा वर्किंग बताई हुई है कि प्रोसेसर की मेजर 2 पार्ट हैं, दैट इज द कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट। अब वो कहाँ से लेता है, या इनपुट से डाटा लेगा या मेमोरी ओके। प्रोसेसर में हमने कहा कि उसका कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, वहाँ से जो डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर शो होता है। अब वो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर शो होने से पहले कहाँ पे जाएगा, प्रोसेसर के अंदर जाएगा। या तो वो आउटपुट डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन की फॉर्म में शो होगा या फिर हमारे पास वो स्टोर हो जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल मीन टू से कि ये कैसे वर्कआउट करता है। इसमें जो इसके 4 स्टेप्स होते हैं, एक है फेंचिंग जिसमें उसको खींचना होता है, देन डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड लास्ट में आ जाता है स्टोरिंग। फेंच करना होता है कि प्रोग्राम को की मेन पॉइंट से लेके आना। प्लस जैसे कि फेंचिंग की अगर डेफिनेशन देखें, फेंचिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा आइटम फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी में से किसी भी प्रोसेस को, उसकी प्रोग्राम को ऑब्टेन करना। सेकंड जाके उसके डाटा आइटम्स को मेमोरी से लेके आना, उसको हम कहते हैं फेंचिंग। उसके बाद हमारे पास डिकोडिंग होता है, यानी उसको डिकोड किया जाता है इनटू द सिग्नल, जिसको हम सिग्नल ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, उस पे प्रोसेस किया जा सके, उस पे कमांड लगाई जा सके। लास्ट में उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यहाँ पे ये सारा मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में कोई भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है कहाँ पे जाएंगी, प्रोसेसर में, प्रोसेसर के कंट्रोल यूनिट में, फिर उसके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, और फिर हमारे पास कहाँ हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। और एट दैट टाइम अगर स्टोर होना होगा तो ये बाद में मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है ये मशीन साइकिल है। इसमें 2 मशीन साइकिल आ जाती है, विद पाइपलाइन और विदाउट पाइपलाइनिंग। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हम एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को नहीं दे रहे होते। अगर तो हमने पाइपलाइन में यानी एक के बाद दूसरा काम ये रखा हुआ है कि पहले एक काम कंप्लीट होगा देन दूसरा होगा, तो उसमें पहले 4 के 4 स्टेप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होंगे, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन के जो है 4 स्टेप कंप्लीट होंगे। लेकिन जब टास्किंग हो रही होती है, एट दैट टाइम जो हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी होती है वो कंप्लीट होती है, और सेकंड इंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम थर्ड स्टेप पे होती है, और थर्ड इंस्ट्रक्शन जो होती है वो सेकंड स्टेप पे, और फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो होती है वो अभी फर्स्ट स्टेप पे होती है।
नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है कि हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन उस इंस्ट्रक्शंस को हमने डिफरेंट प्रोसेसर्स के अंदर डिवाइड किया होता है और उससे हम सेम रिजल्ट जो है ऑरिजिनेट करना चाहते हैं। मीन टू से कि इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसर्स होंगे और उन प्रोसेसर्स का काम जो है वो डिवाइड हुआ होगा और वो डिवाइड होते हुए क्या कर रहे होंगे, डिफरेंट मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे। जब वो मल्टीटास्किंग करते हैं और उनका रिजल्ट क्या है, उनका जो आउटपुट या इन्फॉर्मेशन है वो सेम होती है और इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं और कम्प्लेक्स और सुपर कंप्यूटर जो है, जो इंटेलिजेंस के लिए या वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसके अंदर हम पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, कंट्रोल प्रोसेसर यानी एक प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कितने प्रोसेसर हैं हमारे पास, 4 डिफरेंट प्रोसेसर हैं और इन 4 डिफरेंट प्रोसेसर के डिफरेंट वर्क हैं, जिनका काम क्या है, सेम रिजल्ट्स को जो है वो उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे डिस्प्ले करना। डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है। इसका मतलब ये है कि डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली जो कंप्यूटर्स होते हैं, चूंकि वो मिलके इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलके बने होते हैं और सर्किट्स की जो 2 डिस्क्रीट स्टेट्स होती हैं, या ऑन की या ऑफ की। अब 2 इलेक्ट्रिकल स्विचेस होने की वजह से हम इसमें बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं। जब ऑन होगा सिस्टम तो 1 होगा और जब ऑफ होगा तो वो 0 होगा। अब जो ये बाइनरी सिस्टम के अंदर डाटा आता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में, उसको हम बिट्स कहते हैं और एक जो बिट होता है वो सबसे स्मॉलर यूनिट होता है जिसमें कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं और मोस्टली 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन की को जो हमने सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी सिस्टमैटिकली हम अगर उसको कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा बाइनरी सिस्टम क्या है, जिससे कंप्यूटर वर्कआउट करता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म अगर हमने उसको पेपर पे लिखना है, यानी उसको कैरेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम कोडिंग स्कीम कहेंगे। अब 3 टाइप ऑफ इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं। ये 3 टाइप ऑफ कोडिंग स्कीम होती हैं, जिसमें ASCII आता है, जिसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन आ जाता है EBCDIC, जिसको हम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कहते हैं और ये लार्ज कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और थर्ड जो है वो यूनिकोड है और वो यूनिकोड जो है मोस्टली इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है, चाइनीज़ के लिए या जापानीज़ के लिए। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि डाटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर हमने 0 को क्लिक किया है अपने कीबोर्ड से, तो एट दैट टाइम कंप्यूटर अगर वो ASCII को शो करता है या उसको फॉलो करता है, तो वो हम लिखेंगे 001 11 हमारे पास 0000। और अगर EBCDIC के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1111 0000। इसी तरह 1 2 3 और बाकी तमाम जो भी जितने भी लेटर्स होते हैं जो कीबोर्ड पे नज़र आ रहे होते हैं, वो इस फॉर्म के इस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पे अगेन जो है यूनिकोड और ASCII जो है वो डाटा रिप्रेजेंटेशन को ईजी कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 0 प्रेस करेंगे तो तब हमारे पास ASCII में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होगी और जो हमारे पास EBCDIC है उसके अंदर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। अब आ जाते हैं थर्ड मोस्ट कंपोनेंट, जिसको हम फैन भी कहते हैं या प्रोसेसर कूलिंग कहते हैं। बेसिकली जो CPU है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है। वो एक चिप होती है, जब वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है तो उसके अंदर उसमें हीट जनरेट होती है। बेसिकली जो एनर्जी है वो डेसिपेट होती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और वो क्या होती है, हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो रही होती है और उसकी वजह से उस चिप की यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बर्न होने का चांस होता है, जिसकी वजह से हर जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर प्रोसेसर कूलिंग होती है। अब वो कूलिंग जो होती है 2 तरह की होती हैं, एक होता है हीट सिंक, दूसरा होता है लिक्विड कूलिंग। हीट सिंक जो होते हैं इसमें एयर मूव करती है और वो एयर जो होती है बेसिकली वो पाइप्स के थ्रू फ्लो कर रही होती है, ये हीट को लेती है और फिर हीट को रिमूव कर देती है। और वो वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे फिन्स होते हैं। फिन्स जो होते हैं ऐसे जैसे छोटे छोटे पर होते हैं और ये जैसे कि जब हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं एट दैट टाइम भी जब प्रिंट निकल के आता है, वहाँ पे भी छोटे छोटे फिन्स होते हैं। बारीक बारीक से आप ये कहेंगे कि थ्रेड लाइक चीज़ें होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, फ्लो ऑफ जो है एयर उसको पॉसिबल कर रही होती हैं। दूसरी आ जाती है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। लिक्विड कूलिंग में जहाँ पे हम एयर ले रहे हैं उसकी जगह हम लिक्विड लेते हैं और वो लिक्विड सर्कुलेट करता है इस प्रोसेसर कूलिंग सिस्टम में से और फिर उसको वो हीट अप हो जाता है और उसको ठंडा किया जाता है, यानी उसके अंदर सिस्टम ऐसा बिल्ड होता है कि जो फ्लूइड उसमें से पास करेगा, जब वो हीट ले लेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो दोबारा वो
कूल डाउन होगा और दोबारा सर्कुलेट करेगा। अब इन दोनों चीज़ों में जो मेजर कॉमन चीज़ है, चाहे वो हीट सिंक हो, चाहे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी हो, हम फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं। वो फ्लूइड जो है, एयर को भी फ्लूइड कहा जाता है, और जो लिक्विड है वो भी हमारे पास फ्लूइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हीट सिंक फैन, यानी सबसे ऊपर फैन होगा, फिर हमारे पास हीट सिंक है जिसके फिन्स लगे हुए हैं, और इसके बिल्कुल ही नीचे, यानी ये जो आपके पास बड़ा सा बना हुआ है जिसके ऊपर हीट सिंक फैन और हीट सिंक लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब यहाँ पे जो फैन है, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये रेगुलेट करेगा, चाहे एयर हो चाहे फ्लूइड हो उसको। नेक्स्ट आ जाता है जो नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का, दैट इज द मेमोरी। मेमोरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को जो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी है। कुछ डाटा जो है उसको कोई भी जो डाटा होता है उसको कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं ताकि उसमें से रिजल्ट निकाले जा सकें, और वो हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। मेमोरी जो है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा चिप्स होती हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं, और ये मेमोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट। और इंस्ट्रक्शन और डाटा जो मेमोरी के अंदर पाया जाता है उनको हम बाइट कहते हैं, और जो एड्रेस है वो लोकेशन होती है कि कितने बाइट उसके अंदर टेम्परेरी मौजूद है। अब मेमोरी साइज की बात करते हैं, इनको हम डिफरेंट साइजेस में शो करते हैं, जैसे कि किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट है, गीगा बाइट है एंड टेरा बाइट है। किलो बाइट जो होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 1000 बाइट्स होते हैं और एग्जैक्ट नंबर 1024 होता है। बाकी सबके भी सेम इसी तरह है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी को ना दो कैटेगरीज में के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी ये होती है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पे बेस करती है, और दूसरी जो होती है वो उसकी लोकेशन पे बेस कर रही होती है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पे, तो उसकी टाइप होती है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, जो जल्दी एवापोरेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप पावर टर्न ऑफ करते हैं तो जो भी चीज उसके अंदर स्टोर हुई हुई थी, जो थोड़े टाइम के लिए उसके अंदर मटेरियल मौजूद था या इंस्ट्रक्शन मौजूद था, वो सारा क्या हो जाएगा? वैनिश आउट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि अगर आप पावर टर्न ऑफ भी कर दें तब भी हमारे पास क्या होगा? वो मेमोरी या वो इंस्ट्रक्शन जो है उस डिवाइस के अंदर, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्टोर रहती हैं। इसमें हमारे पास रोम आ जाता है, फ्लैश मेमोरी आ जाती है और सीमॉस आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो बेसिकली वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी कंसीडर की जाती है, जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो बाहर से इंट्रोड्यूस होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेमोरी की जो टाइप्स में प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को ग्राफिकली शो किया गया है। उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी में रैम आ जाता है, रोम आ जाता है। रैम की डिफरेंट टाइप है, डी रैम आ जाता है, एस रैम आ जाता है। डी रैम एंड एस रैम जो होते हैं डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है। रोम के अंदर पी रोम आ जाता है, ई रोम आ जाता है, ई रोम आ जाता है। प्रोग्रामेबल रोम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब मैंने कहा था सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जो आउटसाइड से आप लेते हैं, बाहर से लेते हैं, जो इस सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद नहीं होती, इसका पार्ट नहीं होती। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है? फ्लॉपी डिस्क आ जाती हैं जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक करंट। मैग्नेटिज्म की वजह से, मैग्नेट की वजह से जो स्टोरेज होता है वो हमारे पास होता है फ्लॉपी डिस्क के अंदर। और जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है इसके अंदर लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसमें सीडी और डीवीडीज आ सकती हैं। रैम की बात कर लेते हैं। रैम जो है सबसे पहले बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और ये जो है कंप्यूटर, इसको हम नॉर्मली जब भी कहते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नेम आता है वो रैम का आता है। रैम जो है वो मेन मेमोरी होती है, इसके ये चिप होती है। इस चिप के ऊपर जो है हार्ड डिस्क के बेसिकली क्या कर रही होती है? हार्ड डिस्क से डाटा लेती है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक जो है रैम प्रोसेसर जो है, रैम प्रोसेसर जो है वो अगेन जो रैम प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। जितने भी रैम्स होते हैं वो मोस्टली वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, और वो जब पावर को आप रिमूव करते हैं तब वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर जो भी आपने मटेरियल स्टोर किया था या जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टोर हुई थी, जब पावर टर्न ऑफ होंगी तो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है? अभी नहीं हो रही। अभी तो जस्ट फॉर अ मिनट, यहाँ मुझे लगता है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आप दोबारा जी ठीक है, तो हम लोग रीड आउट कर रहे थे।
जी, ये रैम आ गया। रैम बेसिकली हमने कहा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है जैसे ही आप पावर को कट ऑफ करते हैं, वैसे ही ये रैम जो है इसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये वर्कआउट कैसे करता है? रैम बेसिकली जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शन है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव से लेता है, देन उसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर के को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि स्टेप 2 में लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जब वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अगर हम लेते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएंगी? हमारे पास वो हार्ड डिस्क ड्राइव से आएंगी, वहां से वो रैम में जाएंगी और रैम से होते हुए वो प्रोसेसर में जाएंगी। प्रोसेसर जो है उस पर वर्कआउट करेगा जो प्रोग्राम है विंडो के अंदर, एंड देन उसको डिस्प्ले देगा। इसी तरह वेब ब्राउजर भी अगर आप देते हैं तो उसकी भी इंस्ट्रक्शन रैम हार्ड डिस्क ड्राइव से होते हुए रैम में जाती है और रैम से होते हुए प्रोसेसिंग यूनिट यानी विंडो पे जाती हैं और फिर वहां पे डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पे रैम जो होते हैं बेसिकली वो मेमोरी मॉड्यूल्स के ऊपर जो है वो रिसाइड करते हैं, और जो मेमोरी मॉड्यूल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो मेमोरी स्लॉट्स के ऊपर होते हैं। मीन टू से कि जो हमारे पास सर्किट बोर्ड है या जो हम कहते हैं मदर बोर्ड है, उस मदर बोर्ड के ऊपर मेमोरी स्लॉट्स हैं। उन मेमोरी स्लॉट के ऊपर मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं, के ऊपर रैम जो है, रैम की चिप जो है वो अटैच होती है। देन आ जाती है कैश। कैश जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, यानी लिखा जाता है ये कैशे, और इसको प्रोनाउंस किया जाए। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक L1 होती है, L2 होती है और L3 होती है। L1 और L2 कैश ये प्रोसेसर के साथ ही होते हैं। इसके अंदर वो एसएसडी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हेल्प आउट करती हैं प्रोसेसर को वर्कआउट करने के लिए। एंड L3 जो होती है वो आउटसाइड द प्रोसेसर होती है और वो मौजूद होती है मदरबोर्ड के ऊपर। L1 का साइज जो है 8 to 128 के भी होता है, और L2 का जो होता है उसकी लार्जर कैपेसिटी होती है और उसका 64 to 16 MB होता है, 64 KB to 16 MB होता है। अब जब हमें रैम ने जब भी बेसिकली जब प्रोसेसर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन लेनी होती है तो वो किस तरह लेता है? पहले L1 से लेता है, L1 के पास नहीं है तो L2 से, फिर देन L3 और उसके बाद रैम से कलेक्ट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कैश जो है वर्कआउट करती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर वर्ड डाटा जो है वो जाएगा। वर्ड डाटा ट्रांसफर कहाँ से होता है? फ्रॉम कैश मेमोरी, और अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो मेन मेमोरी में जाएगा। मेन मेमोरी हमने अभी पहले बात की है कि मेन मेमोरी बेसिकली रैम ही हुआ है। अब यहाँ पे 2 वर्ड जिसमें वर्ड ट्रांसफर लिखा हुआ है और सेकंड लिखा हुआ है ब्लॉक ट्रांसफर। व्हाट इज द वर्ड ट्रांसफर? हम कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड ट्रांसफर के नोटेशन यूज करते हैं वो बेसिकली हमारे पास यूज करते हैं तो चंक्स ऑफ मेमोरी ट्रांसफर हो रही होती है जो बाइट्स की फॉर्म में होती है। फिर नीचे हम देखते हैं जो सेकंड फिगर है, उस सेकंड फिगर के अंदर लिखा हुआ है कि L1 कैश से लेगा, अगर उसके पास इंस्ट्रक्शन नहीं है तो L2 से वो असेस करेगा, देन 3 से, और फिर मेन मेमोरी से। और सबसे ज्यादा फास्ट जो है CPU के लिए असेस करना वो L1 कैश है। नेक्स्ट आ जाता है रोम। रोम इज आल्सो अ मेमोरी की टाइप जो रीड ओनली मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो ऐसी चिप्स होती है जिसके अंदर परमानेंट डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाते हैं और वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और बात है कि जो रैम है वो उसको रीड भी किया जा सकता है, उसके ऊपर राइट भी किया जा सकता है, यानी रीडिंग भी हो सकती है और राइटिंग भी हो सकती है। वो प्रोग्रामेबल होता है, दैट इज द रैम। और रोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए यूज होता है, यानी उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंट है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इस बाहर से पावर ऑफ भी कर देते हैं तो यानी पावर नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तब भी रोम के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर रहती हैं।